हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड चलिए करते हैं आपके आज के सेशन की शुरुआत। जैसे कि हम सेल पढ़ रहे थे, कोशिका के बारे में जान रहे थे। कोशिका के अंदर हमने कुछ कोशिकांग पढ़ लिए थे, जिसमें प्लाज्मा की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म आता है और सेल वॉल आता है। ये बाहरी आवरण होते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर उपस्थित सेल ऑर्गेनल्स की, यानी कोशिका के अंगों की। क्या यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर थी? रिवाइज किया था कि नहीं? एक बार जल्दी से बताओ भाई। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? पीडीएफ जा चुकी है, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गई होगी। सेल की क्लास 2 हुआ तो था, सेल का कल ही तो क्लास 2 हुआ है। ठीक है, कल ही तो क्लास 2 हुआ है भाई सेल का। ये देखो, कल हमने लास्ट बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। शुरुआत की थी कल सेल वॉल से, कोशिका की भित्ति, फिर साइटोप्लाज्म, और फिर हमने बात की थी कल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसका एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं तरल मोज़ैक प्रतिरूप। यहाँ तक आशा करूंगी सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी के मन में नहीं होगा, राइट? चलिए, सेल की क्लास 2 कल ही हुई थी राजेश चतुर्वेदी जी। ठीक है, वीडियो शो नहीं हो रहा है तो एक बार आप बता सकते हैं। चलो चलो चलो, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर किसी को वीडियो नहीं शो रहा है, बेटा कल सुबह 9 बजे क्लास हुई थी, अगर किसी के में शो नहीं हो रही है तो मैं अभी चेक करवा लेती हूँ कौन से बैच में आप प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, पीडीएफ ओपन नहीं कर रहा है, ओके। चलिए, दिव्य पांडे जी, हाँ। आते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा, फोर्थ नंबर, नंबर 4 लिखना, न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। देखो भाई, अभी तक जो हम बात करे थे ना, वो बात करें कि सेल के बाहर एक आवरण है। ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या भरा है? एक लिक्विड भरा है। लेकिन इसका मुखिया कौन है? मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि ये पूरा का पूरा सेल कैसा है? एक घर की तरह है। तो मैम, घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, मतलब एक मुखिया होता है। वही मुखिया हमारे सेल में भी होता है, जिसको हम ब्रेन या न्यूक्लियस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ठीक है देव सिंह जी, इसको करवाते हैं। अब चलो, थोड़ी देर के लिए डाउट्स अपना एक तरफ कर दो, कोई ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके डाउट्स के ऊपर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले। चलिए भाई, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ एक ऐसा अंग जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये केंद्रक भी अपने ऊपर एक नहीं मैडम, दो दो लेयर्स लगा करके बैठा होगा, यानी इसके ऊपर क्या होती है? एक और आवरण यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, एक झिल्ली और इसके ऊपर यहाँ पर आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? बाय लेयर्ड है, यानी इसमें दोहरी परत जो है वो आपकी उपस्थित होती है। डबल मेम्ब्रेन आपकी इसमें दिखाई देती है। और जब ये डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं इसकी ऊपरी परत पे, जिसके माध्यम से जो भी पदार्थ अंदर आना है वो अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा हुआ होगा। ठीक है भाई, समझ लो पहले, देखो बात को। हम सिंपल सी कहानी कह रहे हैं मैम, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस भी अपने ऊपर एक और डबल लेयर लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहरी छिद्र आपके उपस्थित होंगे, ये देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे से छिद्र जो हैं वो यहाँ पर इसके उपस्थित दिखाई दे रहे हैं इसकी बाहरी परत के ऊपर। अंदर जैसे ये वाला द्रव्य कहा था कि ये साइटोप्लाज्म होता है, ये कोशिका का द्रव्य है। अंदर वाले द्रव्य की अगर मैं बात करूंगी तो ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। वही न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य क्या मैं नहीं कह सकती कि मैम साइटोप्लाज्म नहीं, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका की जगह केंद्रक का द्रव्य बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए। सीरम क्रिएटिनिन से किडनी इन्फेक्शन अलग पढ़े उसको, है ना, अलग से डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक है। पहले सेल समझ लो, उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन सब आएंगे। इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और देखिए, ये वो भाग है जिसके अंदर आपके डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए या गुणसूत्र या आप कहते हैं आनुवांशिक सामग्री, ये सब के सब कहाँ हैं? यहीं पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो तो लिखते हैं इसके बारे में। हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रक या नाभिक के नाम से हम जानेंगे।
केंद्रक का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक के कैरियोलॉजी। कहीं पर भी अगर वर्ड आ रहा है कैरियो, ठीक है, KARYO, इसका मतलब ये किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, समझ गए कहानी? कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना कि ये केंद्रक के लिए, नाभिक के लिए यहाँ पर आ रहा है। केंद्रक की झिल्ली जो होती है वो आपकी दो होती है, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए ज़रा इसके बाहर, मतलब एक और पॉइंट कि ये कोशिका के मस्तिष्क की तरह काम करता है, ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स, सारा काम यही संभालता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आप लिख सकते हैं इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स दी सेल। यह कोशिका में नियंत्रण व समन्वय बनाता है। ठीक है, इसका डिस्कवरी या इसका खोज जो है वो किसके द्वारा हुआ? डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1833। कई जगह 31 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन ने जो फाइनल हुआ था वो 1833 में, शुरुआत 1831 से हो गई थी। ठीक है, हाँ लिखो, पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, लिखते चलिए पॉइंट्स। ये पहली स्लाइड हुई है अभी आपकी। ठीक है, अच्छा ठीक है राहुल जी, इसको अपलोड करवाते हैं। क्लास की टाइमिंग सेम है, इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, सुबह 9 बजे आपकी बायो की क्लास होती है और यही सेम टाइम पे चल रही है क्लास आपकी। रेगुलरली इसी टाइमिंग पर आपकी क्लास जो है वो रहती है। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, सभी से कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो चाहो ना, ताकि आपको आगे डाउट ना रहे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से, 1831 to 33, है ना। ठीक है, तो ईयर इस तरह से लिख लेना, ये आपका बन जाएगा। भाई कोई चीज़ खोज कर रहे हैं, कोई डिस्कवरी हो रही है, तो शुरुआत हो गई थी 1831 में, है ना। कई जगह पर 1831 ही ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो आप उसी को आंसर लगाएंगे। और ख़त्म हुआ पूर्ण रूप से जो डिस्कवर हो गया था ये, इसकी खोज वोज हो गई थी, वो हुई थी 1833 के अंदर। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलो, अब इसके अंदर क्या है ज़रा इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए हमने कहा कि ये है पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियस। इसके बाहरी परत पे देखो कुछ ऐसे छिद्र होते हैं, दिख रहे हैं छोटे छोटे से। तो इसकी आउटर लेयर पे कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से जो भी सामान है, जो भी इसमें मटेरियल अंदर और बाहर जाता है वो आपको दिखाई देता है। तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर्स भी इसकी लेयर पे बाहरी तरफ पाए जाते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में है, दो झिल्लियों से ये घिरा हुआ होता है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि इसके बीच वाला हिस्सा, है ना, इसके मध्य में ये जो हिस्सा देख पा रहे हो, इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। यहीं पर हमारे DNA जो है, गुणसूत्र जो हैं वो उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगला पॉइंट जरा यहाँ नोट करेंगे, न्यूक्लियस कंटेन्स नाभिक में उपस्थित
पहला भाग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन कितनी हो गई इसमें, फिर 2 मेम्ब्रेन्स हो जाती हैं, यानी केंद्रक झिल्ली। इसके अलावा क्या है, अंदर की तरफ तो द्रव्य है लेकिन बाहर की तरफ न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। केंद्रक की झिल्ली पर छिद्र। तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और चौथा यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ होगा, जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, मानव में आपका डीएनए होता है, इसे कहते हैं आनुवांशिक सामग्री। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लेना, न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन एंड ओन डीएनए। इसके पास अपना खुद का डीएनए है और दोहरी झिल्ली उपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। केंद्रक में दोहरी परत व स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यही मुखिया है, यही सारे फैसले जो है वो लेगा। एक नोट करके दूसरा पॉइंट और लिख लेना, अगर किसी को डीएनए की फुल फॉर्म ना पता हो तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ इसको हम कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। लिखिए भाई सभी। पीछे की क्लास की पीडीएफ जा चुकी है, ठीक है, क्लास और पीडीएफ दोनों आपको शो हो जाएगी। अभी कुछ एरर होगा तो मैं अभी चेक करवा लेती हूँ क्लास के बाद। क्या हुआ विनय कुमार, लिखो भाई फटाफट से। हैंड रिटन जो चीज़ें आपको लिखवाई जा रही है समझ में आ रही है, या पीपीटी का यूज़ लो है, कह रहे हैं मैम आप पीपीटी का यूज़ लो। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं इन छिद्रों को। न्यूक्लियस के अंदर जो होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और अगर सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म होगा। जो न्यूक्लियस के स्पेसिफिक अंदर भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। संजना बच्चे बॉटनी का है वो, है ना, बाकी तो सब आपके लिए लाइव ही रहता है। लिख लिया यहाँ पर, चलो चलो ठीक है। हर एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ध्यान रखना, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। प्रत्येक कोशिका में केवल एक केंद्रक उपस्थित होता है, और पूरे सेल का 10%, अगर हम बोले 10% ऑफ सेल ये लेकर के बैठा होता है। 10% ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। कोशिका का 10% भाग यही लेकर के बैठा होता है। कोशिका में
केंद्रक 10% होता है। यूजुअली आप देखते हैं कि जितने भी सेल्स हैं, देखो हर एक सेल, कोई भी सेल होगा तो उसके पास बीच में एक न्यूक्लियस होगा, मानते हो। लेकिन एक ऐसा सेल जहां पर न्यूक्लियस नहीं होता या मैं कहूँ गायब हो जाता है, वो कौन सा होगा? अगर मैं बात करूं कि भैया आपके पास आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको आप कहते हो, ठीक है, आपके जो आरबीसीज होते हैं वो यूजुअली हमारे जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होते हैं ना, शुरुआत में तो उनके पास न्यूक्लियस है, बट जैसे जैसे वो मच्योर हो जाएंगे उनके पास न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो ध्यान रखना, मच्योर आरबीसीज, लाल रक्त की जो कणिकाएं होती हैं, हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, जब वो मच्योर हो जाते हैं तो उन सेल्स के अंदर से, उन कोशिकाओं के अंदर से क्या हट जाता है? न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ये भी एक नोट करके लिखिएगा, एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है इसको। मच्योर आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ई न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस इनके अंदर से गायब हो जाता है। ठीक है, परिपक्व लाल रक्त कोशिका में या कोशिका केंद्रक रहित होती है, केंद्रक रहित होती है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। कोई डाउट यहाँ पर? थर्ड स्लाइड है ये। सेल में सब ऐसे ही तैर रहे होते हैं जैसे कि हमने बात करी, ये राम आम, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसी के जस्ट बराबर में आपको क्या दिखाई देगा कि यहीं पर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया कहीं आसपास में घूम रही होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस हमेशा आपको एक ही नज़र आएगा। हर एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे घूम रही होगी इस प्रकार से, है ना, यहाँ हो सकती है कुछ ऐसे बर्गर का स्ट्रक्चर। तो ऐसे अलग अलग नज़र आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड है ना, तो उसके अंदर आपके डीएनए घूम रहे होंगे, बस यही काम है मैम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले कोशिकांग की। यहाँ तक लिख लिया है क्या सभी ने? जल्दी से मुझे एक बार बता दो, हम सबका साइन भेज दो। प्रोटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम होता है, जो कल क्लास हुई थी उसमें आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हेडिंग, यानी ये आपका नंबर 4 था, अब नंबर डालना 5वां। नंबर 5वां, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए तो आपको और आसानी हो जाएगी कि एक इस प्रकार का रूप जो है वो हमें नजर आता है। एक परत बाहर की तरफ है, एक परत इसमें अंदर की तरफ होती है जो कि मुड़ी हुई होती है। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये अंदर की तरफ ना थोड़ी मुड़ी हुई सी आपको नजर आती है। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दो परत, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। यहाँ पर यह भी सवाल बन जाता है कि ये जो उंगली नुमा आकृति आ रही है, इस हिस्से को आप क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे कि इनको क्रिस्टे कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टे का नाम देते हैं। ये पूरा का पूरा जो कोशिकांग है, इसका मुख्य काम क्या है कि मैडम ये ऊर्जा बनाता है। ये आपके सेल में एनर्जी देने का काम करता है। भाई अगर कोई मुखिया बैठा है तो साथ में इस पूरे सेल को चलने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। ऊर्जा देने का काम करेगा ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो लिख लो इसके बारे में। इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, यह है कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। पावर हाउस कह लेते हैं हम इसको, एनर्जी करेंसी भी आपकी यहाँ पर बनेगी। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में एनर्जी देता है? एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। यह ऊर्जा के निर्माण में मदद करते हैं। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, एटीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नोट करो भाई फटाफट से। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सारे वर्ड्स कैपिटल में क्यों लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? बेटा ऐसे ही लिख दिए हैं, आप हिंदी में मतलब स्मॉल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पावर हाउस कहलाता है सेल का। सेल में पूरा ऊर्जा घर इसी को नाम दिया जाता है, ऊर्जा यही बनाता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। इसी एटीपी के नीचे लिख लेना ये क्या है? ये एनर्जी की करेंसी है, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, यार तुम फिर वही हरकत, मैं तुमसे कहती हूँ टॉपिक पहले पढ़ लिया करो, उसके बीच में तुम्हें ये सारी बातें इधर उधर की करनी होती हैं। पहले टॉपिक समझ लो, फिर सारे डाउट्स बाकी के भी ले लेंगे। लिखिए, इसको लिख लिया तो बताइए जल्दी से। चलो लिख लिया यहाँ तक सभी ने? क्लास 2 जो शो नहीं हो रही है उसकी टेंशन मत लो, अभी क्लास के बाद आपको करवा देंगे। ऑल राइट, अब ये जो एनर्जी बन रही है ना, ये एनर्जी कितनी बनती है ये भी आपसे पूछ सकता है। जब हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, उस दौरान हमारे शरीर में एनर्जी बनती है 36 से लेकर 38 एटीपी तक। वायवीय श्वसन के दौरान 36 से 38 एटीपी। और जब एनएरोबिक, जब ऑक्सीजन नहीं होती है ना, उस समय पर श्वसन होगा, तब आप कहेंगे मात्र 2 एटीपी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय, ये ऑक्सीजन की कमी में होता है, तब मात्र 2 एटीपी के अणु बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा पॉइंट, इट कंटेन्स डबल मेम्ब्रेन। देखो जैसा न्यूक्लियस में था ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होगा, एंड इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होगा। ठीक है, इसके पास दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही है जैसे कि आपने देखा, और इसी के साथ इसमें डीएनए भी होगा। आप बोलोगे इसका डीएनए सेम है क्या? जैसे न्यूक्लियस का डीएनए तो कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए होगा ना वो गोल आकार का होता है। गोल आकार का कैसे होता है? देखो कुछ ऐसा डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए इसको हम कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे यह दोहरी झिल्ली बाध्य कोशिकांग है व स्वयं का डीएनए भी उपस्थित है। ठीक है, गोलाकार डीएनए आप इसका बता सकते हैं, गोल आकार में, ब्रैकेट में लिख लेना सर्कुलर या गोलाकार, वो हेलिक्स वाला डीएनए होता है। नेक्स्ट लाइन, इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी भीतरी परत जो होती है उसमें कुछ उंगली नुमा आकृति बताई थी।
inner layer of mitochondria has finger like projections called as cristae. ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। क्रिस्टे कहाँ होते हैं पूछ लिया जाता है। सूत्रकणिका की भीतरी परत में मुड़ी हुई होती है, जिसे क्रिस्टे कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टे का नाम यहाँ पर देते हैं। लिखिए भाई फटाफट से। डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये देखो, ये दो मेम्ब्रेन नहीं है, एक बाहर की है एक ये रही अंदर वाली, तो दो झिल्लियाँ हैं यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको कैसा दिखाई देगा, ये देखिए मैडम, छोटा सा एक हिस्सा मुझे दिख रहा है और इसको जूम करके देखूंगी तो एक लेयर बाहर है और एक अंदर है। ये देखो जो मुड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये मुड़ी हुई सी दिख रही है ना, तो ये अंदर वाली है और ये बाहर वाली है। दिखाई दे गया सभी को? हाँ भाई दिखाई दे गया। ये देखिए यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी बाहर की परत है जो आप देख रहे हैं, बर्गर सा दिख रहा है, और ये अंदर जो मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है इसे क्रिस्टे कहा जाता है। इसी को हम क्रिस्टे का नाम देते हैं। ये डायग्राम पूछ भी लिया था इस बार एसएससी ने भी, और रेलवे तो पूछता ही है, तो इसको दोनों तरह से याद रखना। यही सेम डायग्राम देके पूछ लिया था, भैया बताओ ये किसका डायग्राम है। तो ये जो आप सोचते हैं ना कि डायग्राम नहीं बनाने, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बोलो कोई समस्या किसी के मन में? बताएं भाई फटाफट से, क्या कोई डाउट लग रहा है यहाँ तक? चलिए, अंदर इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, अंदर की तरफ लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को लिख लो, एक बार नोट करें। बिल्कुल शशि सिंह, जब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बैठा होता है उस समय पर आप उस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम ही देंगे और कोई नाम नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ चलो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पूरा, इसके बाद इसकी जो खोज करी थी, ठीक है, इसकी जो खोज की थी, खोजकर्ता, उसमें नाम आता है रिचर्ड अल्तमान का। में 1894 में, है ना। और अगर पूछा जाए इसका शब्द किसने दिया, ये तो डिस्कवरर है, ठीक है। अगर पूछा जाए टर्म किसने दिया तो वो आप बताएंगे बेंदा, 1898 में बेंदा ने शब्द दिया 1898 में। शुरुआत में ना जब ये आप खोज करी थी रिचर्ड अल्तमान द्वारा, उस समय पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते थे, उस समय पर इसको नाम देते थे बायोब्लास्ट के नाम से, ठीक है। उस टाइम पर इसका नाम सूत्रकणिका नहीं था, तो उस टाइम पर हम इसे क्या नाम देते थे, चाहो तो लिख लेना, बायोब्लास्ट कहा जाता था। इसका काम बस इतना है कि ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसी के अंदर आपकी एनर्जी बनती है, ग्लूकोज टूटता है और अलग अलग भागों से एनर्जी बनाने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ये बताओ। सब पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, तुम रुकते नहीं हो, एक तो जो चल रहा है उसको नहीं मतलब पढ़ना अभी, है ना। पहले मैम अलग से हट के हमें चीज़ें बता दो,
एक एक करके सीक्वेंस में सब कुछ है, सब अवेलेबल है, सब पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम नहीं है, न्यूक्लियस में भी राइबोसोम नहीं है, ये अलग से फ्रीली आपको साइटोप्लाज्म में घूमते हुए दिखाई देते हैं। राइबोसोम की कहानी अलग आएगी। तो पहले नाम दिया हुआ था बायोब्लास्ट, फिर इसका नाम पड़ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिख लिया भाई यहाँ तक। चलो अगला कोशिकांग लिखते हैं, यानी ये पूरा पार्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आएगा नंबर 6, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नाम ही देखो, नाम से ही समझ पा रहे होंगे। एंडो मतलब होता है अंदर, अंतः, प्लाज्मिक मतलब पृथ्वी, और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, जालिका। तो इसका नाम हिंदी में बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में आप बता सकते हैं कि ये एक वो जाल है जो कहाँ लगा होगा। इसको भी देख लो कि मैम ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, इसके बराबर में ये एक जाल सा बिछा हुआ होता है, कुछ ऐसा। और इसी को क्या नाम देते हैं? अंतःप्रद्वी जालिका का नाम देते हैं। यानी इसी को हमने क्या कहा? ER। शॉर्ट में ना कई जगह इसको आप ER के नाम से जानेंगे, तो बाद में मत कहना कि मैम ये ER क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी एक सतह चिकनी होती है और एक सतह खुरदरी होती है। खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ रफ है, इस पर अगर छोटे छोटे से दाने लगा दूं मैं, तो ये रफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसके सरफेस के ऊपर कुछ दाने चिपका दूं तो ये खुरदरी हो जाएगी। और क्योंकि ये राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने चिपका दिया, तो इसीलिए इस वाले भाग को कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्वी जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी वाली सरफेस आपकी चिकनी सी दिखाई दे रही है, तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। तो ये है मैम अंतःप्रद्वी जालिका। ठीक है, चलो तो अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में लिख लेते हैं। डिस्कवरी, या पहले ये लिखिए, इट इज़ अ network present नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर में है, तो आप बताएंगे कि एक जालिका केंद्रक के पास होती है। यह एक जालिका के रूप में केंद्रक से जुड़ी होती है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और डायग्राम ज़रूर बना लेना साथ में। राहुल वर्मा वो रेस्पिरेशन में बताएंगे 2 ATP कैसे बनते हैं। अभी लिख लीजिए इसको, है ना। कुछ चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप बस इतना काम करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप लिखते चलिए। अभी तुम्हारी आदत क्या है, ABCD सीखी नहीं, लेकिन मैम पहले ही हमें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के वर्ड्स आ जाने चाहिए। वो ऐसे थोड़ी बेटा तैयारी होती है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। यह 2 प्रकार की होती है। पहली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतःप्रद्वी जालिका की बात कर रहे हैं। तो इसको आप बता सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पहला जिसको हम कहते हैं चिकनी जालिका, और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदरी जालिका। अब ये स्मूथ है, आप बताएंगे इट हैज़ स्मूथ सरफेस एज
राइबोसोम्स आर एब्सेंट, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए होते हैं, ठीक है, दे आर एब्सेंट। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिससे चिकनी सतह होती है। अब इसके पास काम क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ये लिपिड को बनाती है, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, फैट को, वसा को, लिपिड को, इसको बनाने में ये काम करती है। यह लिपिड को बनाती है। अब याद करो, लिपिड एक झिल्ली में बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें फॉस्फोलिपिड की बायलेयर थी, तो मैम ये वही वाला लिपिड है ना, उसी को ये बना रही होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और दूसरी तरफ लिखिएगा, इट हैज़ राइबोसोम्स, या इट हैज़ रफ सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम की उपस्थिति से सतह खुरदरी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जब इसके पास राइबोसोम्स हैं तो इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन बनाते हैं, तो ये ओवरऑल क्या काम करेगा, प्रोटीन के निर्माण में, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स घर होते हैं जहां पर प्रोटीन बनते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण कराते हैं। लिखिए भाई फटाफट से। क्या हुआ उदित सैनी? ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं विपिन, लिपिड अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है। प्रोटीन आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, और लिपिड फैट को बनाता है, वसा की लेयर्स को बनाता है, आपकी जो आउटर लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन्हें बनाने में मदद करता है। तो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? इसका खोजकर्ता भी लिख लेना भाई, चाहिए तो नहीं होगा, ज़रा यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। डिस्कवरर क्लॉड एंड पोर्टर, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी 1945 में। क्लॉड व पोर्टर ने 1945 में खोज करता, ठीक है। लिख लो फटाफट से। राइबोसोम एक प्रकार का कोशिका का अंग ही होता है, कोशिकांग ही है ना, ये अपने सेल में अलग से भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, और साथ साथ में ये आपकी अंतःप्रद्यु जालिका पे भी आकर के चिपक गया है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहाँ तक हमने बात करी अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में। नंबर 7 लिखेंगे अब। नंबर 7 कोशिकांग गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी काय के नाम से भी जानते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। में 1897 में, ठीक है। डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी, इसका पोजीशन अगर आप देखेंगे कि भैया ये है कहाँ,
ये देखो, ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये लगा हुआ है जाल, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा गोल्गी बॉडी। कुछ ऐसी चपटी चपटी सी डिस्क यहाँ पर लगी होंगी। घर में सीसीटीवी होता है ना, बहन छोटी बहन सब कुछ देखती रहेगी क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ऐसे ही ये गोल्गी बॉडी काम करता है। ये देखता रहता है कि अच्छा चल क्या रहा है पूरे सेल के अंदर, और फिर उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के आपका गोल्गी बॉडी भी सीसीटीवी की तरह देखता रहेगा कि बन क्या रहा है। मान लो ये नज़र लगा के बैठा है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे ही इसने प्रोटीन बनाया या लिपिड बनाया, दोनों को उठाएगा, पकड़ेगा, पैकेट बनाएगा और उनको आगे भेज देगा पूरे सेल में कि भैया जहाँ ज़रूरत है ले लो इसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, इसका काम क्या है, एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा, या आप कहोगे ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगा। सारे रास्ते को इजी कर देता है। यहाँ से जो बन रहा है ना कि यहाँ पर ये पूरे सेल में घूमना ना शुरू कर दे, तो प्रोटीन और लिपिड को पकड़ेगा और पकड़ करके क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसके पैकेट्स बनाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी शुरू कर देता है। इसके दो ही मुख्य काम होते हैं, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि आप यूजुअली देखेंगे हर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो बताएंगे कि इट इज़ प्रेजेंट। समझ में आया तो भाई एक थम्स अप का साइन भेजो पहले तो। इट इज़ प्रेजेंट ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अपोज में, उल्टे साइड पर होता है, विपरीत दिशा में, है ना। यह केंद्रक के विपरीत में होता है, और इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, पैकेट बनाएगा। ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका काम ही यही है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे शब्द दिख जाते हैं, आप बता देंगे ये किसका काम है, गोल्गी काय का काम है। ठीक है, यह है पैकेट बनाकर परिवहन कराने में मदद करता है। ये कहलाता है आपका गोल्गी बॉडी। क्लियर हो रहा है मैम? सेल चैप्टर कोई बात नहीं, अंकित एक बार रिवाइज कर लेना इसी बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलो अब देखो इसके डायग्राम को एक बार आप देख लो, गोल्गी बॉडी कैसा दिखाई देगा तो और आसान हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये आपको पूरा का पूरा एक सेल दिख रहा है, देखो भाई, ये आपको सेल दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ये खुरदुरा जाल लगा हुआ है। पीडीएफ मिलेगा ना तो और ध्यान से देख लेना, ये खुरदुरा जाल है, इस पे दाने दाने लग रहे हैं, और ये चिकनी वाली जालिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका गोल्गी बॉडी का। ये हरा हरा सा जो डिस्क दिख रही है ये वाली, इसकी इन डिस्क को, ये जो पतली सी झिल्लियां हैं ना, इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं? सिस्टर्न का नाम देते हैं। तो आप बताएंगे कि इन झिल्लियों को सिस्टर्ने का नाम दिया जाता है। ऐसे ही मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे बताए थे, याद करो। क्रिस्टे और सिस्टर्ने ये कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कहाँ आ गए? गोल्गी बॉडी में। तो दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये लिपिड और प्रोटीन्स के पैकेट बनाएगा छोटे छोटे से, और उनको बना करके ये देखो वेसिकल्स के रूप में, सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में भेज देता है ना। तो ये वेसिकल बनाता है और आगे भेज देता है। ऐसी झिल्लियाँ लगी होती हैं, 2D 3D दोनों देख सकते हो। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रही है कहानी कि नहीं? भाई पैकेट जो बन रहा है उसी का बनाएगा ना, प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं उसी की तो बनाएगा, और किसके बनाएगा? तो ये कहानी होती है मैम सेल की। चलो लिख लो इस चीज़ को, और यहाँ लिखिएगा इट कंटेन्स, इट हैज़ फ्लैटेंड डिस्क कॉल्ड एज सिस्टर्न। ये कई बार पूछ चुका है, सिस्टर्ने और क्रिस्टे क्या होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ चपटी झिल्ली से
बनता है जिसे सिस्टर्न कहते हैं। ठीक है, मार्क कर लीजिए इसको, लिखो और बनाओ फटाफट से। लिख लिया सभी ने? चलो, माइटोकॉन्ड्रिया को नाभिक नहीं कहते, न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट फॉर्म्स सिक्रीटरी वेसिकल। यह वेसिकल बनाता है, जो पैकेट बनते हैं वो इस रूप में बन जाते हैं। और दूसरा, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स, सभी में मिलेगा, लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्टिंग आरबीसी एंड बीजीए। बीजीए को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में ये नहीं मिलता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो बता देंगे यह सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, पर आरबीसी, आरबीसी के आगे ब्रैकेट में लिखना लाल रक्त कणिका व बीजीए यानी नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। ये अभी पीडीएफ में ना सारे डायग्राम और मिल जाएंगे, तो वो आप आराम से देख करके बना सकते हो। तो भैया ये है गोल्गी बॉडी नंबर 7वां। इसके बाद नंबर 8वां आएगा लाइजोसोम का। जिसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। इसी को हम एटम बॉम्ब भी कह देते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। ठीक है, यह कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में या परमाणु बम के रूप में जानी जाती है। नोट करिए इसको। सफाई कर्मी, आत्मघाती थैली, ऐसे अलग अलग नामों से इसको हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अद्भुत काम होते हैं सबके अपने अपने। सोचो कितना सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन किया हुआ है। एक क्लास और होगी इसकी, है ना, सेल की, और उसके बाद ये सेल आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये बता दें आप मुझे। वेसिकल वो पैकेट होते हैं जिस रूप में ये प्रोटीन और लिपिड्स को बना करके तैयार करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? नोट हो चुका? ये लाइजोसोम है, इसमें आप लिख सकते हैं इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसके पाचन कराने में मदद करते हैं, दैट हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन।
ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन कराते हैं। अब देखो, अंतःकोशिकीय पाचन, या अगर हम बात कर रहे हैं आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? मैडम ये सेल है, इसमें कहीं छोटा सा एक हिस्सा है जिसको हम लाइजोसोम कह रहे हैं। समझिएगा पहले बात को, ये सेल है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मैंने क्या नाम दिया? लाइजोसोम का यहाँ पर नाम दिया। ठीक है, ये जो लाइजोसोम दिख रहा है इसके अंदर कुछ ये वाले एंजाइम बन रहे हैं। इसका काम क्या है कि भैया वो पाचन कराएंगे, अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर का पाचन कराने में मदद करते हैं। जो डाइजेशन है उसके लिए एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैम ये एंजाइम्स अंदर की तरफ जो भी है उसको पचा रहे हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये अंदर की तरफ एंजाइम्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद ये इस दीवार को तोड़ करके बाहर आते हैं, है ना, इस पूरे लाइजोसोम को बर्स्ट कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं और ये बाहर आते हैं। जो एंजाइम्स अंदर पाचन करा रहे थे वो तो ठीक था, अगर ये टूट करके बाहर आ जाएंगे तो फिर मैम ये क्या करेंगे? इस पूरे सेल में जो भी था ना, इसकी भी पाचन क्रिया में मदद करेंगे, और अल्टीमेटली खुद तो गया ही गया, खुद तो डाइजेस्ट हो गया, साथ में इस पूरे सेल को लेकर के डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए आत्महत्या करवा देता है कि खुद तो जाता है लेकिन बचे हुए सेल में जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी ले डूबता है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आप यहाँ पर टोटल लाइसोसोम या आत्मघाती थैली के नाम से। ठीक है, ये लाइसोसोम होता है आपका कंप्लीट, और इसी के साथ कुछ कोशिकांग बचे हुए हैं जिनको कि हम अगले क्लास में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बार बार इस चीज़ का कमेंट करते रहते हैं कि मैम ये क्यों नहीं कराया, पीडीएफ क्यों नहीं हुई। बेटा ये चीज़ हमें भी पता है कि कब आपको क्या कराना है, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। पीवाईक्यू क्यों नहीं कराते हैं मैम चैप्टर के बाद? तो बेटा चैप्टर ख़त्म होने दो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शीट टाइम टू टाइम आपको अपलोड कर दी जाती है, और इसी के साथ आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं, अब ये सेल जब ख़त्म हो जाएगा तभी तो आपको अपलोड करेंगे, या सेल ख़त्म होने से पहले ही आपको अपलोड कर दें, फिर आप देखें और फिर आपके मन में डाउट बने कि मैम ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। जो सब्र है ना, ये आपके एस्पिरेंट जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर ये सब्र ही नहीं होगा तो सोच लो कि हमेशा ऐसे मतलब परेशान होते रहोगे। रेगुलर क्लास चलती है सोमवार से शनिवार सुबह के 9 बजे। कितने बजे क्लास चलती है ना, होगी कि नहीं होगी, किस दिन होगी कि नहीं, बट डेली क्लास चलती है रोज़ सुबह सोमवार से लेकर के आप लोग की लगातार, और सुबह 9 बजे का टाइमिंग आपका रहता है। इवेंट पहले ही लग जाता है अगर आपकी क्लास होनी होती है तो। कभी कोई इशू हो गया तो मैम उसके चक्कर में आपकी क्लास डिले हो जाती है या नहीं हो पाती है ना, उसके लिए मैं आज भी आपसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन अभी आप लोगों की रेगुलर क्लासेस जो है, अगर आपने देखा हो तो बायोलॉजी की क्लास सबसे ज़्यादा आपकी रेगुलर और टाइम टू टाइम चलती है, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखा करो। ये बार बार कमेंट करके आप खुद भी परेशान होते हैं, फिर कहते हैं मैम आपने वो नहीं बताया, हमें रिप्लाई नहीं दिया। एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की फुल फॉर्म यहाँ लिख दी थी, ये BGA की फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अल्सर इससे नहीं होता, वो अलग कहानी है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, लिख लेना। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।